Read the first question. The force, what is saying? The force 7I plus 3j minus 5k acts on a particle whose position vector is. What is the torque of a given force about the origin? टॉर्क हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, फोर्स इज गिवन. फोर्स कितना है? F इक्वल टू 7I प्लस 3j माइनस 5k. ओके, दिस इज द फोर्स. नाउ position vector is also given. This is the position vector I minus j plus k. Okay, this is the position vector mentioned here. टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क. नाउ दिस टॉर्क मीन्स वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f. वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, पोजिशन वेक्टर इनटू फोर्स, हमें क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा. ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना है बस. डिटर्मिनेंट का मेथड हम यूज़ करते हैं, हमने 11th में देखा है स्केलर एंड वेक्टर में. जो लोगों को पता नहीं होगा वो भी देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो, हमें क्या करना है? r क्रॉस f करना है यहाँ पे. ओके, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f. डिटर्मिनेंट का मेथड आपको पता होगा, बस यहाँ पे हर बार लिखना है i j k. ओके, i j k यहाँ पे लिख दो. फर्स्ट इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने पड़ेंगे. पोजीशन वेक्टर जो दिया है, पोजीशन वेक्टर क्या है? 1 माइनस 1 1, मतलब i माइनस जे के. इसके कोऑर्डिनेट लिखो 1 माइनस 1 1. फोर्स के कोऑर्डिनेट लिखो f. फोर्स के कोऑर्डिनेट है 7 3 माइनस 5. ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करना है. इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं आप लोगों को पता होगा. i एज इट इज लिख दो यहाँ पे. ओके, अब इसके नीचे के टर्म्स छोड़ दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. -5 इंटू -1, इट इज 5 -3. ओके, नाउ केस 2 में j हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इट इज -j. सेकंड टर्म हम माइनस लेते. नाउ इसके नीचे के टर्म छोड़ दो, ये आएगा -5 -7, -5 -7 प्लस के के नीचे के टर्म छोड़ दो, 3 + 7 आएगा. ओके, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो. इट इज 2i. अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. 2i. नाउ इट इज 7 + 2 -12 हो गया, और ये माइनस है, उस हिसाब से हो जाएगा +12j, एंड ये फाइनली 10k. ओके, तो टॉर्क आ गया हमारा कितना? 2i + 12j + 10k. इट इज 2i + 12j + 10k. ऑप्शन में नहीं दिख रहा है. 2i + 12j, आई थिंक यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए. इट शुड बी 2i + 12j + 10k. इसको हम कैंसिल करेंगे इस 1 को, फिर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो सकता है. 2i + 12j + 10. कल भी एक प्रॉब्लम इस टाइप का दिया था मैंने, और आगे भी देखेंगे. टेक द स्क्रीनशॉट.
रीड द नेक्स्ट वन. अ कपल प्रोड्यूसेस. कपल मीन्स टॉर्क. एक्चुअली जब टॉर्क लगता है दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस. दो फोर्सेस लगते हैं, इसलिए इसको कपल भी बोला जाता है. अ कपल प्रोड्यूसेस प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन, बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, नो मोशन. सो कपल प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन. देखिए रोटेशनल मोशन एंड टॉर्क का बहुत क्लोज रिलेशन है. वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. अगर आपको रोटेशनल मोशन करना है तो टॉर्क लगाना ही पड़ेगा. अगर टॉर्क लगा तो रोटेशनल मोशन ही होता है. ओके, तो ये दोनों का बहुत क्लोज रिलेशन है. कपल प्रोड्यूसेस मतलब टॉर्क प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन वहां पे नहीं होगा. रीड द नेक्स्ट वन. व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज जीरो. अगर एक सिस्टम है हमारे पास एंड उस पे जो टॉर्क लगा है वो टॉर्क जीरो है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट. इसका एक लॉ हमने देखा था. इफ यू रिमेंबर, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज जीरो. एक सिस्टम है और इस पे टॉर्क जो लगा है वो जीरो है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट. टॉर्क जीरो है तो कौन कांस्टेंट होगा? फोर्स, लीनियर इंपल्स, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम. अब देखो, व्हेन टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. बाहर से जो टॉर्क लग रहा है बॉडी के ऊपर वो टॉर्क कैसा बोला है उसने? जीरो. उस केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. वी कैन से टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम वहां पे कैसे होगा? कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. नेक्स्ट वन. रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा है उसने. चारों स्टेटमेंट पढ़ो. अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विथ डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन इज नोन एज कपल. यस, कपल मतलब ये टॉर्क. ये स्टेटमेंट तो मुझे करेक्ट लग रहा है, टॉर्क है. अ कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन. यस, ये भी मुझे करेक्ट लग रहा है. अभी जस्ट देखा था हमने प्रीवियस डिस्कशन में. कपल प्रोड्यूसेस रोटेशन मतलब टॉर्क रोटेशन करता है, ट्रांसलेशन नहीं करता है. When we open the lid of a bottle by turning it, our fingers apply a couple to lid. Yes, जब हम बॉटल का लीड ओपन करते हैं, उसको टर्न करते हैं, तब हम टॉर्क लगाते हैं या फिर कपल लगाते हैं, ऐसे बोल रहा है. मतलब ऑप्शन सी भी मुझे करेक्ट ही लग रहा है. पर यहाँ पे मुझे रॉन्ग निकालना है. देखते हैं, ऑप्शन डी रॉन्ग हो सकता है. मोमेंट ऑफ कपल डिपेंड्स ऑन द पॉइंट अबाउट विच वी टेक द मोमेंट. यस, द मोमेंट ऑफ कपल डिपेंड्स ऑन द पॉइंट. So moment of couple depends on the point about which we make the moment. So option D यहाँ पे रॉन्ग है और मुझे रॉन्ग ही स्टेटमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अब देखो, ऑप्शन डी आपको समझ में भी नहीं आया होगा तो आपको ए बी एंड सी स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए. हर बार ऐसा नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको हर एक स्टेटमेंट समझ में आएगा. एटलीस्ट आपको तीन स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए. चार में से तीन स्टेटमेंट आपको समझ में आने चाहिए. ओके, नहीं तो फिर एक स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए जो फाइनल आंसर है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है. एक तो आपको तीन करेक्ट स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए, नहीं तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट सीधे सीधे समझ में आना चाहिए. अगर एक रॉन्ग स्टेटमेंट समझ में आ गया तो वो आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर तीन करेक्ट भी आपको समझ में आ गए सिर्फ, तभी भी आपको रॉन्ग आंसर फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी.
ओके, तो 4 ऑप्शन समझ में आना जरूरी नहीं, एक आना चाहिए जो रॉन्ग है, नहीं तो 3 ऑप्शन समझ में आने चाहिए जो करेक्ट है। मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क। इस तरीके के क्वेश्चन सीईटी में जनरली पूछे जाते हैं। मोमेंट ऑफ कपल जो होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। एक आधी बार रेयरली नीट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, एंड इट्स लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय, ये लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है। लीनियर मोमेंटम को हमने यहाँ पे p बोला है, पोजीशन वेक्टर को r बोला है। देन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू, उसका एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा है। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल होता है ना, एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, एल। एल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। अभी जो डिटर्मिनेंट का मेथड मैंने बताया वही यूज करना है। देखिए कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ले लीजिए, पहले आई जे के लिख देता हूँ, आई जे के। पोजिशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 -1। पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे 3 4 -2। बस इसको सिंप्लीफाई करो। नाउ आई जैसे कि वैसे आएगा, इट विल बिकम -4 +4, माइनस जे लेते हैं हम हर बार, इट इज -2 +3, -2 + 3। उसके बाद में प्लस के लिया है, इट इज 4 -6। ओके, अब ये आएगा यहाँ पे 0i +4 -4। नाउ ये आएगा यहाँ पे -j। सेकंड जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे आएगा -j। -j मतलब -1j है। ओके, एंड के लिए आएगा -2k। मीन्स आई गॉट इट 0i -1j -2k। अब देखो, एक कोऑर्डिनेट मतलब अलोंग एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये अबाउट एक्स एक्सिस होता है, ये अबाउट वाई एक्सिस होता है, एंड ये अबाउट जेड एक्सिस होता है, आई जे के हम उसको बोलते हैं। ओके, नाउ इसको कंपोनेंट कौन से एक्सिस के अलोंग है, जे एंड के एक्सिस के अलोंग इसके पास कंपोनेंट है। एक्स एक्सिस के अबाउट का कंपोनेंट उसका 0 है। ओके, सो ये परपेंडिकुलर कौन से एक्सिस को होगा, देखिए आपका मोमेंटम कौन से एक्सिस के अलोंग है, ये एक्स, ये वाई, एंड ये जेड हो गया। अब देखिए आपका कंपोनेंट जे, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट कैसा है, -2 है, एंड वाई एक्सिस के अबाउट 1 है। मतलब जेड एक्सिस पे भी आपका कंपोनेंट है, वाई एक्सिस पे भी आपका कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट नहीं है। मतलब आपका ये जो कंपोनेंट होगा कौन से एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, जिसका कोऑर्डिनेट 0 होता है उस एक्सिस को वो परपेंडिकुलर होता है। मतलब उस हिसाब से वो कौन से एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। याद रखो, जिसका कोऑर्डिनेट 0 होता है वही हमारा आंसर होता है ऐसी केस में। ओके, जिसके पास कोऑर्डिनेट होता है उस एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट होता है, और जिसका कोऑर्डिनेट 0 आता है उसके अबाउट वो परपेंडिकुलर होता है। सो अलोंग एक्स एक्सिस। If F is the force acting on a particle having position vector R and torque tau be the torque of this force about the origin, then कुछ रिलेशंस दिए हैं। ये सब जो रिलेशंस है इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है ऐसा उसने पूछा है। नाउ इफ यू नो
अगर आपने रिलेशंस पढ़े होंगे तो एक बार देखिए। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। वेक्टर आर डॉट टॉ इक्वल टू 0, एफ डॉट टॉ अगेन इक्वल टू 0। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट। इसका रीज़न क्या होता है, आई विल राइट हियर। ये जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, ये जो टॉर्क है, टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। टॉर्क जो रहता है ना, ये परपेंडिकुलर रहता है फोर्स एंड आर को। ओके, याद रखो, टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एफ एज वेल एज वेक्टर आर। अब देखो, यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट हमें पूछे है टॉर्क के, किसके साथ पूछा है, एफ एंड आर। इफ़ यू रिमेंबर, देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर आर डॉट वेक्टर टॉ, तो डॉट प्रोडक्ट अगर होगा उसका तो ये जीरो आएगा ना, हमने स्केलर एंड वेक्टर में देखा था। अगर दो एक्सिस परपेंडिकुलर होंगे तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, जीरो आता है। अब देखो, टॉर्क एफ को भी परपेंडिकुलर है, आर को भी परपेंडिकुलर है। एफ को भी परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। इन परपेंडिकुलर केस डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। ये हमने स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में ये रूल पढ़े हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, ऑलवेज जीरो होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। ओके, उसके बाद में आई जे के, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने डिस्कस किए थे। ओके, तो ये कंसेप्ट है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जनरली जेई में इस टाइप का क्वेश्चन ही होता है, नीट में भी रेयरली होता है इस टाइप का क्वेश्चन ही। देखते हैं, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर एंड मास 4 kg। रॉड का जो मास है वो 4 kg है। इज सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड पे नाइफ एजेस हमने रखे। नाइफ एजेस क्या होते हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। A 16 Newton weight is suspended at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से 60 न्यूटन वेट सस्पेंड किया है 30 सेंटीमीटर से। ओके, द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस इज, तो रिएक्शन वहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फाइंड आउट करने वाला ये फर्स्ट ही मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो और आगे चल के हम इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे। ये रिएक्शन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, तो इसको मैं पहले डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। मेरे पास एक रॉड है, दिस रॉड इज यूनिफॉर्म एंड इस रॉड का लेंथ जो है 1 मीटर है। कंप्लीट लेंथ इज 1 मीटर। आई विल नेम दिस रॉड एज ए बी। ओके, नाउ उसने यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया है हमें, दो नाइफ एजेस बोला है उसने, टू नाइफ एजेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। दोनों एंड पे नाइफ एजेस है। नाइफ एजेस कैसे दिखाते हैं, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। 10 सेंटीमीटर पे दोनों एंड से, ये फर्स्ट नाइफ एज एंड ये सेकंड नाइफ एज। ओके, इसको हम बोलते हैं K1 K2। इसको नाम देते हैं K1, इसको नाम दे दिया K2। ये नाइफ एजेस है। ओके, ये दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर पे है, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर पे है
एंड ये भी 10 सेंटीमीटर पे है। ओके, नाउ उसने बोला है आगे चल के कि अब 60 न्यूटन वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। एक 60 न्यूटन का वेट है, दिस इज 60 न्यूटन वेट। ओके, ये कितने डिस्टेंस पे है? 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, एक एंड से 30 सेंटीमीटर पे है। ओके, नाउ इसके बारे में और जो इंफॉर्मेशन दिया है, नाउ बाकी के इंफॉर्मेशन यहाँ पे रेट रहे होंगे। नाउ देखिए ये जो नाइफ एज होता है 60 न्यूटन का, हमने यहाँ पे फोर्स भी दिखा दिया। नाउ 4 kg मास भी उसने बोला है। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब ये पूरा जो लेंथ हो गया, ये पूरा लेंथ हो गया 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। ओके, एंड मास 4 kgs सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस। ओके, अब देखो 4 kg का मास वहां पे सपोर्ट किया है, प्लस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, मतलब यहाँ पे जो मास सपोर्ट किया है वो 10 4 kg है। ओके, 4 kg मतलब 40 न्यूटन हो जाएगा ना, एंड ये कहाँ पे होगा? सेंटर पे आएगा। आई विल शो हियर। देखो उसने क्या बोला है, मास बोला है 4 kg, बराबर है। सो न्यूटन में अगर कन्वर्ट किया तो क्या होगा? 4 इंटू 10, सो इट इज 40 न्यूटन। इसका मास कहाँ पे होगा? मास सेंटर पे होगा ना, ये मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। इस पॉइंट को मैं दिखाता हूँ जी, एंड ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। कितना है ये? 40 न्यूटन। अब देखो ये सेंटर में है ना, ये यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है मुझे, और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, यहाँ तक 8 से 30 है, मतलब ये होगा 20। ये डिस्टेंस कितना आएगा? 20 आ जाएगा। और ये यहाँ से 8 से यहाँ तक 10 है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 40। नाइफ 8 से यहाँ तक आ जाएगा 40। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये 50 आएगा ना, सेंटर तक कितना होगा? ये 50। आप ये डिस्टेंसेस अच्छे से देखो एक बार। नाउ ये जो नाइफ एज जहाँ पे होता है, याद रखो हमें निकालना क्या है? रिएक्शन निकालना है। तो याद रखो जहाँ पे नाइफ एज होता है वहाँ पे रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को मैंने बोला R1, एंड यहाँ पे एक नाइफ एज है, इस रिएक्शन को मैंने बोला R2। नाइफ एज नीचे से तो रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे दिखाना पड़ेगा, नाइफ एज अगर ऊपर होगा तो रिएक्शन मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज द क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये R1 एंड R2 आर द रिएक्शन। ये रिएक्शन एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। ये रिएक्शन मतलब फोर्स रहता है, रिएक्शन इज नथिंग बट अ फोर्स। नाउ इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इस रॉड को हमें घुमाना पड़ता है। ओके, जो रिएक्शन क्लॉकवाइज होगा उसको माइनस लेते हैं, जो रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको प्लस लेते हैं। ओके, अब देखो R1 अगर मैंने इसको इस तरीके से घुमाया, उल्टा क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, इट डजेंट मैटर। समझो मैंने इस तरीके से इसको घुमा दिया, R1 कैसे आएगा? प्लस आएगा। ओके, R1 क्लॉकवाइज घूम रहा है, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं इसके लिए। आई विल एक्सप्लेन द सिंपल मेथड। ये हम ग्राउंड लेवल कंसिडर करते हैं। ओके, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो निगेटिव। अपवर्ड वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाला निगेटिव। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें नहीं है। अपवर्ड वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाला निगेटिव। अब देखो R1 कैसा है? पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन, R2 भी अपवर्ड है, सो प्लस R2। ओके, अब देखो और फोर्स कौन सा है यहाँ पे? R1 गया, R2 गया, और कौन सा फोर्स है? नाउ यहाँ पे 40 न्यूटन, 60 न्यूटन, और ये दो फोर्सेस मुझे दिख रहे हैं। अब 60 न्यूटन देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो इट इज -60, एंड 40 भी डाउनवर्ड है, सो -40।
और कोई फोर्स मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। R1 फोर्स है, R2 फोर्स है, 60 40, बाकी कोई फोर्स नहीं, बाकी सब लेंथ है। इट इज इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करो। नाउ इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू 100। ओके, आई विल कॉल दिस एज अ रिलेशन 1। इसको मैंने बोल दिया रिलेशन 1। ये फर्स्ट रिलेशन मुझे मिल गया। ओके, हर बार यही स्टेप करना है केस 1 में। अब केस 2 में उसको घुमाते हैं, जैसे कि मैंने बोला अभी, उसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये स्टेप 1 होता है। अपवर्ड वाले पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाले निगेटिव लेना है स्टेप 1 में। ओके, एंड स्टेप 2 में क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का फंडा यूज करना है स्टेप 2 में। अब देखो, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे एंड मोमेंट अबाउट जी हमें कंसिडर करना है। मोमेंट अबाउट जी वी आर गोइंग टू कंसिडर। ओके, अब देखो मोमेंट अबाउट जी अगर हमने कंसिडर किया यहाँ पे, देखो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। जैसे कि मैंने बोला, इस डायरेक्शन में हम इसको घुमा रहे हैं, मतलब हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो R1 देखो, जो क्लॉकवाइज घूमेगा ना वो निगेटिव लेना है, एंड जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसको पॉजिटिव लेना है। R1 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो R1 मुझे निगेटिव लेना पड़ेगा। सो इट इज -R1। ओके, अब R1 को मैंने कैलकुलेट किया किसके साथ, देखिए ना, सेंटर पे फोर्स कितना है, 40 है, एंड मोमेंट किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम, जी के अबाउट निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, मोमेंट अबाउट सेंटर निकाल रहे हैं हम, जी, एंड जी पे फोर्स कितना है, 40 है, जी पे फोर्स 40 है, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 40 से। ओके, अब R2 के पास जाओ। R2 कैसे घूम रहा है, देखो मैंने इस तरीके से घुमाया उसको, मतलब R1 क्लॉकवाइज है, पर R2 का डायरेक्शन उसके उल्टा है, मतलब R2 मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। R2 लिया मैंने पॉजिटिव। ओके, एंड R2 का 40 के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। R1 का जैसे किया वैसे R2 का भी 40 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। प्लस, अब देखो और एक फोर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 60 वाला। ये 60 वाला, जितने फोर्सेस है उतने लेने पड़ेंगे। R1 फोर्स है, R2 फोर्स है, R1 लिया, R2 लिया, बचा कौन, 60। ओके, दिस 60, अब इसका मुझे यहाँ पे डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इसका डिस्टेंस कितना है, 20 है, सो इट इज 60 इंटू 20। ओके, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स इंटू डिस्टेंस ले रहा हूँ हर बार, आई एम टेकिंग फोर्स इंटू डिस्टेंस। और बचा कौन, 40 है, प्लस 40 का डिस्टेंस कितना है, जी से, 40 तो जी पे है ना, मतलब इंटू 0 आएगा, इक्वल टू 0। देखो अच्छे से देखो कंसेप्ट, R1, देखो R1 का क्या किया है मैंने, R1 का एंड सेंटर का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 40, मतलब R1 इंटू 40 लिख दिया, ठीक है। अब देखो R2 एंड सेंटर का डिस्टेंस कितना है, वो भी 40 है, सो R2 इंटू 40 ले लिया। 60 जो फोर्स है, 60 का एंड सेंटर का डिस्टेंस कितना है, ये 20 है, सो 60 इंटू 20 ले लिया। 40 एंड सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 40 तो सेंटर पे है, मतलब उस हिसाब से हो गया 0, 40 इंटू 0, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। जो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, R1 भी उस डायरेक्शन में है, मतलब उसको मैंने निगेटिव लिया। मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, पर R2 उसके उल्टा है, मतलब R2 मैंने पॉजिटिव ले लिया। ओके, नाउ 60, अगर आपने 60 न्यूटन के बारे में देखा, तो 60 देखिए क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, 60 ऐसे घूमेगा ना क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो उस हिसाब से हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बस इसको अब सिंप्लीफाई करना है। इट इज 40R1 माइनस 40R1 प्लस 40R2 प्लस, ये वैल्यू हो जाएगा 0, 1200, इट इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, -R1 प्लस R2 बराबर इक्वल टू
-1200, इसको इधर भेज दिया, ये -1200 हो गया। ये 40 मैंने कॉमन लिया था, 40 गया डिवीजन में, 0 0 कैंसिल। सो दिस -R1 + R2 इक्वल टू -30। दिस इज द रिलेशन 2। ये आ गया हमारा सेकंड रिलेशन। इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, R1 - R2 इक्वल टू 30, इक्वेशन 2। R1 - R2 इक्वल टू 30, ये आ गया हमारा सेकंड रिलेशन। अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करो। पहले क्या था, R1 + R2 इक्वल टू 100 ना, एंड यहाँ पे क्या आया, R1 - R2 इक्वल टू 30। बस इसको सिंप्लीफाई करो, R2 गया, 2R1 इक्वल टू 130। उसको बस सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ये कितना आएगा, 65 आएगा ना। R1 आएगा आपका 65। कितने ऑप्शन में R1 65 दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है R1 65। देखिए R1 एक ही ऑप्शन में 65 है, सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। R2 35 आना चाहिए, R2 शुड बी 35। दिस R1 + R2 इक्वल टू 100 है, ओके। अब देखो R1 हमारा 65 आया है, प्लस R2 इक्वल टू 100, सो R2 कितना आएगा, 35 आएगा। R2 विल बी इक्वल टू 35। तो इस तरीके से ये टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और आगे जाके हम इसमें स्पीड अप हो जाएंगे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इस टाइप का, इसको अच्छे से देखो आप।